उर्मिला की 5 बहुएं थी। पांचों बहुएं पटियाला सूट के सिवाय कुछ और नहीं पहनती थी। उर्मिला चाहती थी कि उसकी बहुएं उसकी तरह साड़ी पहने, जिसके चलते जब भी वो अपनी बहुओं को पटियाला सूट छोड़कर साड़ी पहनने को कहती, वो साफ मना कर देती। एक दिन उर्मिला अपनी सहेली मिताली के साथ मार्केट से घर लौटती है। दोनों हॉल में बैठी अपने लाए हुए सभी सामानों को खोल कर देख रही थी। तभी उसकी बड़ी बहू गुंजन और दूसरी बहू नैना पटियाला सूट पहने, हाथों में शरबत का ग्लास और कुछ खाने की चीजें लेकर उनके पास आती है। तभी मिताली उन्हें देखकर कहती है, ये क्या बहू, तूने कैसा पटियाला सूट पहना है? सूट सिलवाते टाइम टेलर को बाजू लगाने के लिए बोलना भूल गई थी क्या, जो उसने तुझे बिना बाजू वाला सूट बनाकर दे दिया? और तूने कुछ बोला भी नहीं, उसने तुझे ठग लिया। बता रही हूँ, मैं जल्दी से जाकर उसका कॉलर पकड़कर उससे पूछती हूँ। बस बस आंटी जी, एक सांस में कितना बोलेंगी? लीजिए शरबत पी लीजिए। इतना बोलने के बाद आपका गला सूख गया होगा। और आराम से मेरी बात सुनिए। बहू ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला है, तू ही बता। उर्मिला, क्या मैंने कुछ गलत बोला है? और नैना बहू, तूने कहाँ से सिलवाया है अपना पटियाला सूट? बड़ी बहू के पटियाला में तो चलो बाजू ही नहीं थी, लेकिन तेरा पटियाला सूट तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जितनी तू लंबी है उतना ही छोटा तेरा सूट है। उर्मिला, तू कुछ बोलती क्यों नहीं अपनी बहुओं को? अब मैं क्या ही बोलूं मिताली अपनी बहुओं को। मैं तो अपनी 5 बहुओं का पटियाला सूट देख देख कर परेशान हो गई हूँ। पता नहीं कब इन 5 को साड़ी में देखने का मौका मिलेगा मुझे, भगवान ही जाने। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम 5 पटियाला सूट में इतनी अच्छी लगती हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतनी सुंदर सुंदर 5 बहुएं मिली हैं। क्यों जेठानी जी, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल देवरानी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मिताली और उर्मिला दोनों बहुओं के पटियाला सूट का डिजाइन देखकर उन्हें समझा ही रही होती है कि तभी उर्मिला की तीसरी बहू चंचल, चौथी बहू आशा और 5वीं बहू रेनू भी वहां आ जाती है। और उनके सूट का डिजाइन देखकर तो दोनों अपना सर पकड़कर बैठ जाती हैं। तभी मिताली कहती है, लो, बस इन्हीं की कमी रह गई थी। चंचल बहू, तेरे सूट का पीछे का हिस्सा कहाँ गया? तेरा सूट सिलने वाला टेलर सूट के पीछे का हिस्सा लगाना भूल गया था क्या? और आशा बहू, तू तेरे टेलर के पास सूट का कपड़ा ज्यादा दे आई थी क्या? क्यों आंटी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? क्योंकि तेरी हाइट जितना पटियाला सूट बना कर दिया है तेरे टेलर ने। और रेनू बहू के टेलर का तो जवाब ही नहीं है। उसने तो इसका सूट ऐसा घेरदार बनाया है कि इसके जैसे 2 लोग और आ जाएंगे इसके अंदर। मैं कुछ देर और यहाँ रुकी ना तो मेरा तो सर ही फट जाएगा इन तेरी 5 बहुओं का पटियाला सूट देखकर। आंटी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? हमारे पटियाला सूट में क्या बुराई है? और जो चीज आपको बुरी लग रही है, फिर चाहे वह गुंजन जेठानी के बिना बाजू के पटियाला सूट की हो, या नैना जेठानी की छोटे पटियाला की हो, या आशा जेठानी जी की लॉन्ग पटियाला की हो, या फिर रेनू देवरानी जी की घेरदार पटियाला की हो, या फिर मेरी बैकलेस पटियाला की हो, सभी पटियाला सूट के फैशन डिजाइनिंग में आता है। क्या बात है देवरानी जी, आपने तो एक ही बार में सब की तरफ से बोल दिया। ये हुई ना बात। बिल्कुल सही कहा जेठानी जी ने। बिल्कुल सही कहा जेठानी जी ने। उर्मिला, अपनी 5 पटियाला सूट पहनने वाली बहू को तू ही संभाल। इन्हें संभालना मेरे बस की बात नहीं है। अब तो मैं यहाँ कभी ना आऊँ। इन्हें समझाना यानी पत्थर पर सर मारना है। मैं चलती हूँ। मिताली इतना कहकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद उर्मिला भी सारा सामान उठाकर अपनी कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन मिताली अपनी 5 बहुओं को लेकर अपने ससुराल को देखने के लिए अपने गांव जाती है। जैसे ही वो स्टेशन पर अपनी बहुओं के साथ उतरती है तो गांव के लोगों का उसकी बहुओं को देखकर मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सभी उनका पीछा करते करते उनके घर तक आ जाते हैं। तभी उसके ससुर की नजर, जो कि घर के गार्डन में बैठा हुक्का पी रहा था, उन पर पड़ती है और उन्हें देखकर वो कहता है, क्या दिक्कत है भाई? तुम लोगों ने मेरे घर के आगे भीड़ क्यों लगा रखी है? आज से पहले कभी किसी औरत को नहीं देखा है क्या, जो तुम लोगों की इन औरतों से नजर ही नहीं हट रही है? अरे नहीं नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। उर्मिला बहन को तो मैं जानता हूँ, लेकिन उनके साथ जो 5 औरतें आई हैं ना, जिन्होंने अतरंगी तरह के पटियाला सूट पहने हुए हैं, उन्हें ही देखते देखते हम यहाँ तक आ गए। ये आपके रिश्तेदार है क्या? हाँ, है मेरे रिश्तेदार। तुम्हें क्या लेना देना? भागो यहाँ से, सबने बिना बात के भीड़ लगा रखी है। अरे चलो चलो भाइयों, जल्दी जल्दी चलो, ये बुढ़ा बहुत भड़क चुका है।
अभी बिना बात के मार वार देगा हमें और कुछ नहीं। वो आदमी इतना कहकर गांव वालों को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद उर्मिला सर पर पल्लू लेकर अपने ससुर के पैर छूती है और अपनी सास को पैर छूते देखकर वो भी उन पांचों में से कोई भी सर पर पल्लू नहीं लेती और न ही उनके पैर छूती है, जिस पर उर्मिला का ससुर कहता है, बहू तेरे अंदर तो हमारे घर के तौर तरीके पहनावा सब है, लेकिन ये चीजें तू अपनी बहुओं को नहीं सिखा पाई। अरे तभी तो अपनी सास को अपने से बड़े के पैर छूते देख भी उनको अकल नहीं आई। इस गांव में मेरी बहुत इज्जत है, उसे मिट्टी में मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए तुम अपनी मॉडर्न बहुओं को लेकर अगली ट्रेन पकड़कर यहाँ से रवाना हो जाओ। जब इन्हें अपने घर के तौर तरीके सिखा पाना तब वापस आना। माफ करिए ससुर जी, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो। बुरा तो मुझे अपने बहुओं का पहनावा लगा है, जो कि गांव के हिसाब से ठीक नहीं है। और हमारे घर की औरतें ज्यादातर साड़ी पहनती हैं, सूट नहीं। कम से कम गांव आने पर तो ये साड़ी पहन सकती थी ना। लेकिन लगता है ना ही तुम्हारे बेटे तुम्हारे काबू में है और ना ही बहुएं। उर्मिला का ससुर इतना कहकर टहलने के लिए बाहर निकल जाता है, जिसके बाद उर्मिला अपनी बहुओं से कहती है, मैंने आज तक तुम पांचों को कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। तुम पांचों अपने घर में अपने तरीके से पटियाला सूट पहनती हो, जिसके लिए बाहर वालों ने तुम्हें रोका, लेकिन मैंने नहीं। अगर हो सके तो कम से कम आज मेरी इज्जत रख लो और जब तक गांव में हो तब तक अपनी पसंद का पटियाला सूट छोड़कर साड़ी पहन लो, वरना शाम को वापस चलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ। उर्मिला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पांचों आपस में बात करती हुई कहती हैं, जेठानी जी, हमें शहर में ही माँ जी की बात मान लेनी चाहिए और वहीं से साड़ी पहन कर आना चाहिए था। हाँ जेठानी जी, आप सही कह रही हैं। देखा नहीं, दादाजी ने माँ जी को कितना सुनाया। शहर और गांव के तौर तरीके में बहुत अंतर होता है। माँ जी ने हमें भी समझाया था, लेकिन हमने सुना ही नहीं। आपने इंसल्ट करवाई और माँ जी की भी। हाँ वो तो है, भगवान का शुक्र है कि हमारी सास दादाजी जैसी खड़ूस नहीं है, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। जब माँ जी हमारी पसंद नापसंद का ध्यान रख सकती हैं, तो हमें भी उनकी बात का ध्यान रखना चाहिए। जब तक हम यहाँ हैं, तब तक हम उन्हीं के कहने के हिसाब से चल लेते हैं। अपना पटियाला सूट छोड़कर साड़ी में ही आ जाते हैं। हाँ, सही है। पांचों इतना कहकर अपने कमरे में जाती हैं और पटियाला सूट उतारकर साड़ी पहनकर संस्कारी बहुओं की तरह तैयार होकर अपनी कमरे से नीचे आती हैं, जिन्हें देखते ही उर्मिला दंग रह जाती है और उर्मिला का ससुर भी वहां आता है, जिसके आते ही पांचों उसके पैर छूती हैं, जिस पर वो हंसते हुए कहता है, ये क्या, इतनी जल्दी इतना बदलाव? अरे उर्मिला बहू, तुम्हारी पांचों बहुओं ने तो 5G को भी फेल कर दिया। अरे बड़ी फास्ट निकली ये तो। खुश रहो पांचों हमेशा। अपने ससुर की बात सुनकर उर्मिला हंसने लगती है। इस तरह से उर्मिला की पांचों पटियाला सूट पहनने वाली बहुएं साड़ी पहनकर एक तरफ अपनी सास की बात का मान रख लेती हैं, तो दूसरी तरफ उसके ससुर के सामने उनकी वजह से बिगड़ती हुई इज्जत को भी बचा लेती है। एक चाकू को हाथ में पकड़े रिया अपनी कमरे में बैठी हुई थी। तभी अचानक उसकी माँ कमला वहाँ आती है और उसके हाथ में चाकू देखकर चिल्लाते हुए कहती है, ए पागल, ये क्या कर रही है? चाकू क्यों लिया है तूने हाथ में? किसका खून करने जा रही है? हाँ माँ, खून करूंगी, वो भी उस लड़के का जिसको आपने आज देखने के लिए बुलाया है। तू पागल हो गई है क्या? अरे तुझे शादी नहीं करनी तो मत करना, लेकिन ऐसे किसी का खून करना, तू कोई खूनी थोड़ी है। क्या माँ, डर गई? मैं तो मजाक कर रही थी। ये चाकू तो मैं एप्पल काटने के लिए लाई थी। अच्छा, आ गए क्या आपके लड़के वाले? पागल कहीं की, ऐसा मजाक अपने ससुराल में मत करियो, वरना वो लोग तुझे सच में खून करने वाली बहू समझ लेंगे। अब तैयार हो जा, वो आने वाले हैं। कुछ देर में कमला के घर मयंक नाम का लड़का अपनी माँ भावना और बहन सुनीता के साथ आता है। रिया उनके स्वागत के लिए चाय नाश्ता लाती है। लड़के वालों को रिया बहुत पसंद आती है और रिया को भी लड़का बहुत पसंद था। दोनों परिवार की सहमति से रिश्ता फिक्स हो जाता है। समय गुजरता है और शादी की रस्में दोनों घरों में शुरू होती है। तभी एक शाम मेहंदी की रस्म वाले दिन एक लड़का औरतों की तरह साड़ी में छुपकर रिया के घर आता है और उसके पीछे उसके कमरे में चला जाता है
और अंदर जाकर कुंडी बंद कर लेता है। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो लड़का अपने चेहरे से घूंघट हटाता है तो उस घूंघट के नीचे का चेहरा देखकर रिया हैरान होकर कहती है, कुणाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो मेरी शादी की रस्में चल रही हैं। मुझे बर्बाद करके तुम शादी करने जा रही हो। तुमने पूरे कॉलेज में मुझे बदनाम करके रख दिया। मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा और अब तुम खुद शादी कर रही हो। हाँ तो तुमने मेरे साथ कॉलेज में इतना बड़ा प्रैंक किया था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तो कैसे तुमको छोड़ देती? प्रैंक ही तो था ना। तुमने तो मुझ पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगा दिया, कॉलेज से निकलवा दिया। अब मैं भी तुम्हारी शादी तोड़ूंगा। बाहर जाकर सबको बोलूंगा कि मेरा तुम्हारा चक्कर चल रहा है। कोई ना कोई तो दूल्हे के घर तक ये खबर पहुंचा देगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। कुणाल रिया की एक नहीं सुनता और बाहर जाने लगता है। तभी रिया अपने कमरे की टेबल पर पड़ा चाकू उठाकर बिना सोचे समझे कुणाल की पीठ पर मार देती है और वो वहीं मर जाता है। ये मैंने क्या किया? हे भगवान, खून! अब मैं क्या करूं? रिया डरी हुई थी। तभी उसको उसके कमरे के बाहर से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। रिया, रिया, कहाँ है? बाहर आ या मैं आऊँ? पैरों में मेहंदी लगनी बाकी है बेटा। माँ आ रही हूँ, आप नीचे ही रहो। रिया अब जल्दी से कुणाल की लाश को बेड के नीचे सरका देती है और खून के दाग भी साफ करके अपने हाथ धोकर नीचे चली जाती है, जहाँ उसके हाथों की मेहंदी को छूटा देखकर कमला कहती है, ये क्या? इतनी जल्दी मेहंदी हटा दी? पागल लड़की, अब मेहंदी का रंग भी नहीं चढ़ेगा हाथों में। माँ, अब ये हाथ खून से रंग गए हैं, तो मैं मेहंदी से क्या ही रंगूं? रिया पैरों में मेहंदी लगवाकर कमरे में चली जाती है। आधी रात को जब सब सो रहे थे तो रिया किसी तरह कुणाल की लाश को एक सूटकेस में डालकर अपने घर के पास के एक बहते हुए गंदे नाले में फेंक देती है और किसी को पता लगने से पहले घर आ जाती है। अगली सुबह शादी का दिन था। शाम होते होते शादी की पूरी तैयारी होती है और बारात के आने के बाद शादी की रस्में पूरी होकर रिया अपने ससुराल आती है, जहाँ उसकी सास उससे कहती है, आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। मेरे बेटे की शादी के बाद आखिरकार इस घर को उसकी लक्ष्मी मिल ही गई। बहू, इस लाल हाथों की छाप दीवार पर लगा दो। रिया आलती में लाल पानी देखकर डरते हुए कहती है, खून? अरे भाभी, खून नहीं है ये। आप बिना ऐसे डर रही हो जैसे किसी का खून करके आई हो। क्या आप भी खून की बातें करने लग गए? चलिए अब अंदर भी आने दीजिए। रिया का स्वागत होता है। वो अपने ससुराल में कदम रखती है। अगले दिन रिया की मुंह दिखाई थी। सभी मेहमानों के बीच वो सज धज कर बैठी थी। तभी उसकी नजर उसके घर के दरवाजे पर जाती है, जहाँ कुणाल की गर्लफ्रेंड रीना खड़ी थी। उसको देखकर रिया खुद से कहती है, ये कहीं कुणाल को ढूंढते ढूंढते तो नहीं आई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ जी, मैं जरा भी आती हूँ, वो मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ बहू, जा हुआ। सुनीता, भाभी को वॉशरूम लेकर चली जा। नहीं माँ जी, मैं चली जाऊंगी, आप सब बैठो। रिया मेहमानों के बीच से उठकर रसोई में जाती है और वहाँ से चाकू को अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाकर वहाँ से सीधा सबके बीच आती है। रीना को ऐसे किसी के घर में आना अजीब लग रहा था, लेकिन वो घर के बाहर ही खड़ी रहती है। कुछ देर में सारे मेहमान चले जाते हैं और भावना और सुनीता भी आराम करने चली जाती है। तभी रिया सबकी नजरों से छुपकर बाहर खड़ी रीना का हाथ पकड़कर उसको घर के पीछे ले जाती है, जहाँ रीना अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, रिया, मेरा हाथ छोड़ो और ये बताओ कि कुणाल कहाँ है? क्यों आई हो यहाँ और कुणाल कहाँ है? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि उसने कहा था वो तुमसे मिलने जा रहा है और कल से वो वापस नहीं आया। बताओ कहाँ है कुणाल, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। कुणाल का पता जानना है ना तुम्हें? रुको, मैं तुम्हें कुणाल के पास ही भेज देती हूँ। रिया अपने पल्लू में से चाकू निकालकर रीना के पीठ में मार देती है। उसकी जान चली जाती है, लेकिन ये सब करते हुए उसे सुनीता देख लेती है और वो दबे पांव घर में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी उसके पैर से जमीन पर एक बोतल टकरा जाती है और आवाज होने से रिया की नजर सुनीता पर पड़ जाती है। भाभी, मुझे कुछ मत करना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सुनीता, तुम्हें ये सब देखना ही नहीं चाहिए था। क्यों आई आखिर तुम यहाँ? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी भाभी। माफ करना ननद जी, मुझे अपने 2 खून को छुपाने के लिए ये तीसरा भी करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर रिया सुनीता के भी चाकू मार देती है
और उन दोनों की लाश घर के पीछे के आंगन में गड्ढा खोदकर दफना देती है और उसके ऊपर बहुत सारे पौधे लगा देती है। ये सब करते हुए शाम हो जाती है। तभी उसको ढूंढते हुए भावना वहाँ आती है और कहती है, बहू तो घर के पीछे के आंगन में है और मैंने तुझे ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माँ जी, वो मैं खाली बैठी थी तो सोचा आंगन में आकर पौधे लगा लूं। मुझे हरियाली बहुत पसंद है ना। अच्छा ये बता, सुनीता कहाँ गई? माँ जी पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो यहाँ काम कर रही थी। रिया भावना के साथ घर में आती है और सुनीता को ढूंढने का ड्रामा करती है। वो सुनीता के कमरे में जाकर उसकी हैंडराइटिंग कॉपी करके एक लेटर लिखकर उसे लेकर हॉल में आती है और कहती है, माँ जी सुनीता भाग गई घर से। देखिए ये खत मुझे उसके कमरे की तकिए के नीचे से मिला है। क्या? हे भगवान, इस लड़की ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। भावना ये बात मयंक को बता देती है। पूरा परिवार सुनीता को सब जगह ढूंढता है लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। समय गुजरता है। भावना की 2 पड़ोसन उसके घर उसको कुछ बताने आती है लेकिन भावना वहाँ नहीं थी और घर पर रिया को देखकर वो दोनों डरती हुई कहती हैं, हम बाद में आ जाएंगे, चलो बहन। अरे पर रिया उनके अजीब बर्ताव को देखकर समझ नहीं पाती लेकिन तभी उसकी नजर एक पड़ोसन के हाथ पर जाती है जिसमें वही चाकू था जिससे रिया ने सुनीता और रीना का खून किया था। वो ये देखकर समझ जाती है कि ये औरतें क्यों आई हैं, जिसके चलते रिया अचानक से जाकर उनके हाथों से वो चाकू छीन कर कहती है, तो आप दोनों मेरी सास को सच बताने आई थी। आप दोनों ने देख लिया था क्या मुझे खून करते हुए? बहू हमको जाने दे, हमने कुछ नहीं देखा। हमने भी कुछ नहीं देखा था, हमें जाने दो। रिया बिना आवताव देखे उन दोनों औरतों के गले चाकू से काट देती है लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि दरवाजे पर भावना और मयंक खड़े थे। रिया का ये रूप देखकर भावना चिल्ला देती है और तभी रिया पीछे मुड़कर देखती है। तुम एक खूनी हो ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। माँ चलो बाहर चलो। मयंक अपनी माँ को लेकर घर से बाहर भागता है और घर के बाहर से दरवाजा लगाकर पुलिस को कॉल करता है। कुछ देर में पुलिस आती है तो रिया के कबूलनामे से पता चलता है कि उसने अब तक 1-2 नहीं 5-5 खून किए हैं जिसके चलते उसको फांसी की सजा मिलती है। और उसके बाद घर के आंगन से सुनीता और रीना की लाशें निकालकर उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाता है। कोकिला की बहू मारिया अंग्रेजन थी। उसके लाइफस्टाइल में और कोकिला के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क था। दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। आए दिन दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती। न कोकिला अपनी बहू को समझने के लिए तैयार थी और न ही मारिया अपनी सास को। दोनों के बीच में अंकित पिस रहा था, जो कि ना तो अपनी माँ कोकिला की तरफ से कुछ बोल सकता था और ना ही अपनी पत्नी मारिया की तरफ से। एक दिन सुबह के समय कोकिला रसोई में आती है और मारिया को नाइट सूट में रसोई में पानी गर्म करते देखकर बोलती है, हे राम रे, क्या कर दिया तूने बहू। जब से इस घर में आई है मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। पता नहीं मेरे बेटे के सर पर कौन सा जादू टोना किया है तूने कि विदेश नौकरी करने गया और ले आया वहाँ से अंग्रेजन को मेरी बहू बनाकर। जादू टोना क्या होता है सासू मॉम? हमको तो ये सब नहीं आता है। क्या आप हमको ऐसा करना सिखाएंगी? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुझे ये सब करना सिखाऊंगी? तो ये सब बातें छोड़ और पहले मेरी रसोई से बाहर निकल। तू सोकर उठते ही मेरी साफ सुथरी रसोई में आ धमकी, वो भी बिना नहाए धोए। सासू मॉम, आप सुबह सुबह ना योग किया कीजिए, आपको खुद सा काम आएगा। और हम किचन से क्यों जाएगी? हम तो यहाँ पानी गर्म करने आई है। हमें सुबह सुबह गर्म पानी पीने का आदत है। कोकिला अपनी अंग्रेजन बहू को बिना नहाए धोए रसोई में आने के चलते सुना ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके पैरों पर जाती है और वो उसे चप्पल पहने हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहने लगती है, मेरी पवित्र रसोई को अपवित्र कर दिया तूने। तो बिना नहाए धोए रसोई में चली आई थी, वो कम था क्या जो चप्पल भी पहन कर आ गई? क्या करूँ मैं अपनी इस अंग्रेजन बहू का भगवान। सासू मॉम, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो? हमने ऐसा क्या कर दी है जो आपको गुस्से से लाल हो गई? कोल्ड ड्रिंक निकालो फ्रिज से, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगी। मुझे यहाँ गुस्सा आ रहा है और तुझे मजाक लग रहा है। एक बात बता, तेरे विदेश में सब ऐसे ही चप्पल पहन कर रसोई में काम करते हैं क्या? हाँ सासू मॉम,
ओ हमारे यहाँ सब ऐसे ही काम करती है, स्लीपर डालकर। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि हमारे घर यहाँ रसोई में भगवान का वास होता है और हम बिना नहाए धोए या चप्पल पहनकर नहीं आते हैं, समझी? कोकिला इतना कहकर अपनी अंग्रेजन बहू का हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर धक्का मार देती है और मारिया जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसका पति अंकित वहां आकर उसे संभाल लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपका ये क्या तरीका है घर की बहू से बात करने का? अरे जिस तरह से आपने उसे धक्का मारा, उसे कहीं चोट लग जाती तो? लग जाती तो मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जिसे मेरी बहू कह रहा है उसके अंदर बहू वाले कोई लक्षण ही नहीं है। ना कपड़े पहनने का कोई तरीका है, ना ही बात करने की तमीज, ना ही हिंदू रीति रिवाज का कोई ज्ञान। Ankit baby, your mother is very rude. I think we should go back to London. I can't stay here. Sorry. अंकित, तेरी अंग्रेजन बीवी क्या गिटपिट कर रही है अंग्रेजी में? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जल्दी बता क्या बोल रही है ये? पक्का मेरी बुराई ही कर रही होगी। नहीं माँ, ये आपकी बुराई नहीं कर रही थी। जो बोल रही है वो मुझे ही बोल रही है, आपको नहीं। प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अरे आपस में लड़ाई करना बंद करिए। और माँ, मैं मानता हूँ कि आपकी बहू अंग्रेजन है, अरे लेकिन ये दिल से बहुत अच्छी है। एक बार आप इसे समझने की कोशिश तो करिए। मुझे कुछ नहीं समझना है, किसी को भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मेरे नसीब में अच्छी बहू का सुख है ही नहीं। कोकिला इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन कोकिला अपनी अंग्रेजन बहू से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। तभी एक दिन वो मार्केट से लौट रही थी और तभी उसकी पड़ोसन विनीता उसे रोकते हुए कहती है, कोकिला, हम कब से तेरी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की दावत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तू है कि दावत का नाम तक नहीं ले रही है। तू अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई करेगी भी या नहीं? हम सभी लोग ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि एक अंग्रेजन बहू अपनी पहली रसोई में क्या बनाएगी। काहे की पहली रसोई विनीता? पहली रसोई की रस्म तो जब होगी ना जब मेरी अंग्रेजन बहू को कुछ बनाना आता होगा। लेकिन वो अंग्रेजन क्या जाने हमारे यहाँ के रीति रिवाज। बहू के मामले में तो मेरी किस्मत ही खराब है। कोकिला, ऐसा क्यों बोलती है? अब जो भी है जैसी भी है तो तेरी बहू ना। अगर उसे नहीं आता तो सिखाने की कोशिश कर। देखने से तेरी बहू मुझे घमंडी नहीं लगती है। विनीता, दूर के ढोल सबको ही सुहाने लगते हैं, जब उन्हें खुद बजाना पड़े तब पता चले। कोकिला और विनीता की सारी बातें घर के दरवाजे पर खड़ी उसकी अंग्रेजन बहू सुन रही थी, जिसे सुनकर वो अपने मन में कहती है, सासू मॉम का दिल जीतने का ये अच्छा तरीका है। अगर हम हिंदुस्तानी स्टाइल में सारा खाना बनाकर अपनी ये पहली रसोई का रस्म पूरा कर ले तो शायद सासू मॉम हमें पसंद कर लेगी। मारिया इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति से अपनी सास की पसंद की इंडियन फूड के बारे में पूछती है, जिस पर अंकित उसे अपनी माँ की सारी मनपसंद चीज बताता है। जिसके बाद मारिया सभी इंडियन खाने की रेसिपी YouTube से देखने और बनाने की प्रैक्टिस करना शुरू करती है। समय बीतता है, तभी एक दिन वो हॉल में बैठी थी और तभी उसकी पड़ोस की सभी औरतें वहाँ आती है, जिन्हें देखकर कोकिला दंग रह जाती है और कहती है, अरे अरे कहाँ चल रही हो? सभी के सभी मेरे घर पर। यहाँ कोई भंडारा लगा हुआ है? भंडारा लगा नहीं है, लगने वाला है। हम यहाँ तेरी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की दावत में आए हैं। ये पहली रसोई ऐसी होगी जिसमें हमें सास ने नहीं बल्कि बहू ने बुलाया है। ये तो क्या बोल रही है? मेरे घर में मेरी बहू की पहली रसोई की दावत है और मुझे ही नहीं पता। बहू को तो मैं बताती हूँ। तुझे जो करना है कर, लेकिन हम तो दावत खाकर ही जाएंगे। खाकर तो जब जाएगी ना जब तुझे कुछ खाने को मिलेगा। मेरी बहू को कुछ बनाना आता ही नहीं है, मैं बोल रही हूँ तुझे। कोकिला अपनी पड़ोसनों के सामने अपनी अंग्रेजन बहू की बुराई ही कर रही होती है। तभी मारिया साड़ी पहनकर वहाँ आती है और कहती है, खाना तैयार है सासू मॉम, चलिए सबके साथ मिलकर आप भी अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई का खाना खाइए। ये क्या, आज तूने साड़ी भी पहनी है, लेकिन बहू तूने इंडियन बहू की तरह साड़ी तो पहन ली, लेकिन इंडियन खाना कैसे बनाएगी? सासू मॉम, मुझे जो भी बनाना आता था मैंने बना दिया। एक बार आप खाकर तो बताओ कैसा बना है। मारिया के बार बार कहने पर कोकिला सभी पड़ोस की औरतों के साथ खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है और डाइनिंग टेबल पर सारे डिशेस इंडियन और अपनी पसंद की देखकर वो दंग रह जाती है। कुछ देर बाद मारिया सब के लिए खाना लगाती है। खाना खाते ही सब लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। खाना खाने के बाद कोकिला का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है
तभी मारिया कहती है, सासू मॉम, ये सब खाना हमने आपके पीछे से ही पूछकर बनाई है। अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ करिएगा, आगे से हम ध्यान रखेगी। हमने ये सब बस इसलिए किया ताकि आप हमको पसंद करें। हमारी लड़ाई की वजह से अंकित परेशान रहती है तो हमको अच्छा नहीं लगता। कोकिला, अब तू क्या सोच रही है? जिस लड़की को ठीक से हिंदी भी नहीं बोलने आती, उस लड़की ने तेरे लिए इतनी जल्दी इंडियन खाना बनाना सीख लिया। तुझे और क्या चाहिए? धीरे धीरे ये बिल्कुल वैसी बन जाएगी जैसी तू चाहती है। अब तू जल्दी से इसे नेक देकर अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की रस्म पूरी कर। तो सही कह रही है विनीता, मुझसे ही अपनी बहू को समझने में भूल हो गई। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। हो सके तो अपनी सासू मॉम को माफ कर दियो। कोकिला इतना कहकर अपनी बहू को गले से लगा लेती है, साथ ही अपने हाथों से सोने के कंगन उतारकर अपनी बहू को उसकी पहली रसोई के नेक में देती है और उसके साथ खुशी से रहने लगती है।